स्थापना के समय एक मामूली बेड़े से आपने अपनी शुरुआत की थी, लेकिन आज 152 वेजल्स और 78 एयरक्राफ्ट के साथ आप लगातार सशक्त हो रहे हैं। आपने मैरीटाइम सिक्योरिटी की छत रही, मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ, देश का नाम ऊंचा किया है और हर भारतीय का विश्वास भी आपने हासिल किया है। साथियों, पिछले 10-11 वर्षों में मुझे पहले होम मिनिस्टर के रूप में और अब डिफेंस मिनिस्टर के रूप में काम करने का यह अवसर मिला हुआ है, और इस दौरान मुझे देश की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों को नजदीक से समझने का भी अवसर मिला है। यह मेरे लिए बहुत ही, मैं कह सकता हूं कि शानदार अनुभव रहा है, और इन्हीं अनुभवों के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड का रोल दोनों ही सिक्योरिटीज के संबंध में बहुत ही वाइटल है। और आमतौर पर जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ब्रॉडली इसे दो हिस्सों में बांटते हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी। एक तरफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी तीनों सेनाओं की है, वहीं दूसरी तरफ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कई एजेंसी और फोर्सेस देश के अलग अलग हिस्सों में काम करती हैं। लेकिन कोस्ट गार्ड की खासियत यह है, उसका रोल इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही सिक्योरिटी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जुड़ा हुआ है। और आप जब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पेट्रोलिंग करते हैं तो आपको केवल बाहरी खतरों को ही रोकना नहीं होता, बल्कि देश के अंदरूनी सुरक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से भी आपको निपटना होता है। यही वजह है कि कोस्ट गार्ड का दायरा बहुत ही व्यापक, और यदि मैं इसे यूनिक कहूं तो यूनिक कहना भी एग्जैजरेशन नहीं होगा। एक तरफ तो आपके काम का दायरा काफी बढ़ चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए मैरीटाइम डोमेन में भी आज चुनौतियां भी मल्टी डायमेंशनल हो चुकी हैं। सिर्फ पायरेसी या इलीगल फिशिंग की बात नहीं है, अब नारकोटिक्स स्मगलिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल ट्रेड और मेरीन पोल्यूशन जैसी समस्याएं भी लगातार सामने आती रहती हैं। और इन सब से डील करने में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोस्ट गार्ड की भूमिका बहुत ही डिसाइसिव रहती है, बहुत ही डिसाइसिव रहती है। और चाहे साइक्लोन हो या ऑयल स्पिल हो या फिर किसी फॉरेन वेदर की इमरजेंसी, आप हर जगह समय पर पहुंचते हैं और आप जान माल की सुरक्षा भी करते हैं। आपकी जिम्मेदारियां जितनी बड़ी हैं, मैं मानता हूं उतनी ही कॉम्प्लेक्स भी है। और कभी नारकोटिक्स का कंसाइनमेंट रोकना होता है, कभी स्मगलिंग के नेटवर्क से भी आपको निपटना होता है, कभी सिविल एडमिशन के साथ कोऑर्डिनेशन भी आपको बैठाकर चलना पड़ता है। और यह सब रियल टाइम में करना मैं समझता हूं कि आसान काम नहीं है। इसके लिए भी स्किल चाहिए, और वह स्किल आपके अंदर है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कोस्ट गार्ड ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन को एक स्ट्रेंथ के रूप में डेवलप कर किया है। स्टेट्स की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर आप जिस प्रकार सीमलेस काम करते हैं, वह अपने आप में मैं मानता हूं कि यूनिक है। साथियों, आज मैरीटाइम सिक्योरिटी के परिप्रेक्ष्य में कोस्ट गार्ड सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइडर ही नहीं है, बल्कि एक फोर्स मल्टीप्लायर ये बन चुकी है। नेवी और अन्य एजेंसीज के साथ मिलकर आप जो सिनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, वही हमारी ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को और भी मजबूत कर रही है। साथियों, आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कोई जहाज हमारी बाउंड्रीज में आकर फंस जाता है या दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उस समय इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी हमारे सामने स्वाभाविक रूप से आ खड़े होते हैं। ऐसे मौकों पर कोस्ट गार्ड का कंडक्ट यह तय करता है कि दुनिया भारत को किस नजर से देखेगी। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि कोस्ट गार्ड ने हमेशा प्रोफेशनलिज्म और ह्यूमैनिटी का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसकी प्रशंसा इंटरनेशनल स्तर पर भी हुई है। बात जब कोस्ट गार्ड के ह्यूमैनिटेरियन
अप्रोच की होती है अथवा ह्यूमैनिटेरियन नेचर की हो रही है, तो मैं डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में कोस्ट गार्ड के क्रूशियल रोल की सराहना करना चाहूंगा। चाहे वो समुद्री तूफान हो, साइक्लोन्स हो या अन्य सिर्फ कोई इंडस्ट्रियल इंसिडेंट्स हो, कोस्ट गार्ड हमेशा फर्स्ट लाइन ऑफ रिस्पांस बनकर खड़ा होता है। और आपने अपनी यूनिफॉर्म की ड्यूटी के साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी बहुत ही सिंसियरिटी के साथ निभाया है। और इसके इतर मैं एक और चैलेंज की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। और आप सब तो जानते ही हैं कि भारत अपने लैंड बॉर्डर्स को लेकर स्वाभाविक तौर पर अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करता रहता है। पड़ोसी देशों की हरकतें भी किसी से छिपी नहीं है। इसके अलावा एक चीज और देखने को जो मिल रही है कि हमारी चारों ओर के जो कंट्रीज हैं उनमें अक्सर इनस्टेबिलिटीज बनी रहती है। चारों तरफ की आज इस समय की जो हालत है, और कई बार अन्य देशों में भी हम अक्सर इनस्टेबिलिटी देखने को हमें मिलती है। जाहिर सी बात है, इन परिस्थितियों का सीधा इम्पैक्ट हमारे समुद्री क्षेत्र और विशेष रूप से बे ऑफ बंगाल पर पड़ता है। रिफ्यूजी इन्फ्लक्स, इलीगल माइग्रेशन और मैरीटाइम एक्टिविटीज के माध्यम से यह इंस्टेबिलिटी हमारे कोस्टल सिक्योरिटी के लिए एक्स्ट्रा चैलेंज खड़ा करती है। इसलिए हमें केवल रूटीन सर्विलेंस तक खुद को सीमित नहीं रखना है, मैं मानता हूं, बल्कि इन रीजनल डेवलपमेंट पर भी हमें बराबर नजर बनाकर रखनी ही होगी। मैरीटाइम सिक्योरिटी सिर्फ हमारे जहाजों और समुद्र सीमाओं की रक्षा तक ही यह सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जियो पॉलिटिकल अवेयरनेस और रियल टाइम प्रिपेयर्डनेस भी अति आवश्यक है। और मुझे विश्वास है कि आप सभी पहले से इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं दोहराना चाहता हूं कि इन स्टेबिलिटी से सबक लेते हुए हमें और अधिक सतर्क, चौकस और रेडी टू रेस्पॉन्ड बने ही रहना होगा। साथियों, मैं यहां एक और महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हमारे कोस्टल बॉर्डर्स का। यह विषय इसलिए भी विशेष है क्योंकि कोस्टल बॉर्डर्स का स्वरूप लैंड बॉर्डर से पूरी तरह से अलग होता है। जब हम लैंड बॉर्डर्स की बात करते हैं तो उनका एक परमानेंट और डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। सीमाएं नक्शों पर स्पष्ट रूप से खींची जाती हैं। हमारी सेना और सुरक्षा बल वहां बॉर्डर फेंसिंग, चेक पोस्ट और ऑब्जर्वेशन टावर्स जैसे अस्थायी व्यवस्थाओं के माध्यम से बराबर निगरानी रखते हैं। इन सीमाओं पर खतरों का स्वरूप भी अपेक्षाकृत समझ में आने वाला होता है। दुश्मन की गतिविधियां, घुसपैठ के रास्ते या तस्करी के मार्ग, इन सब पर वर्षों के अनुभव के कारण हमारे जवानों को पहले से जानकारी भी होती है। इस कारण हमारी सेना को समय रहते योजना बनाने और उचित तैयारी करने का भी अवसर मिलता है। और यही वजह है कि लैंड बॉर्डर्स पर कई चुनौतियों को हम प्रोएक्टिवली मैनेज कर पाने में कामयाबी हासिल कर पाते हैं। लेकिन समुद्री सीमाएं बिल्कुल अलग एक कहानी है। खुले समुद्र की कोई अस्थायी स्पष्ट रेखा नहीं होती है, हम सभी जानते हैं। लहरों का निरंतर उतार चढ़ाव का सिलसिला चलता रहता है। टाइड्स और मौसम में अचानक बदलाव, ये सब समुद्री सीमा को लगातार बदलते हुए परिदृश्य में बदल देते हैं। आप मानचित्र पर समुद्री सीमा खींच सकते हैं, लेकिन पानी पर कोई ऐसी दीवार या तारबंदी नहीं होती जो उस सीमा को अस्थायी रूप से चिन्हित कर सके। यही कारण है कि समुद्री सुरक्षा अनप्रेडिक्टेबल होती है और इसकी निगरानी कहीं अधिक जटिल होती है, कठिन होती है। साथियों, आप सब जानते ही हैं कि भारत का कोस्टल एरिया अप्रॉक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर से भी अधिक लंबा है और यह दुनिया के सबसे बड़े तटीय विस्तारों में से एक है।
इसमें न केवल मेन लैंड की सीमाएं शामिल हैं, बल्कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीप समूह भी इसमें आते हैं। इतने विशाल तट में और खुले समुद्र में खतरे कुछ दृश्य भी होते हैं, कुछ अदृश्य भी होते हैं। एक तस्करी करने वाला जहाज साधारण मछली पकड़ने वाली नाव की तरह दिख सकता है। एक आतंकी, और यह बात मैं होम मिनिस्टर के रूप में गया था कोस्ट गार्ड के लोगों के कार्यक्रम में, उस समय लोगों ने मुझे बतलाई थी और वहां प्रेजेंटेशन भी किया था। एक आतंकी समूह इंटरनेशनल वाटर का फायदा उठाकर भारतीय सीमा के करीब तक भी वह आ सकता है। इसके अलावा समुद्र में स्मगलिंग, पायरेसी, इलीगल फिशिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मैरीटाइम टेररिज्म, यह सब एक साथ चल सकता है। इन सभी गतिविधियों को समय पर पहचानना और इनको रोक पाना, यह तभी संभव है जब हमारे पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी हो और साथ ही ट्रेन्ड फोर्स हो, तभी संभव है। साथियों, इंडियन कोस्ट गार्ड के सामने आज अनेक प्रकार की चुनौतियां खड़ी हैं और ये चुनौतियां अब पहले जैसी ट्रेडिशनल नहीं रह गई हैं, बल्कि एकदम यह नए तरीके की है। तस्करी, अवैध मछली पकड़ना या समुद्री घुसपैठ जैसी गतिविधियां पहले कुछ निश्चित तरीकों की होती थी। उस समय अपराधियों के पास लिमिटेड टेक्नोलॉजी भी थी और उनका तरीका भी कोई असाधारण नहीं कह सकते, बल्कि साधारण ही हुआ करता था। लेकिन आज का समय पूरी तरह से बदल चुका है। आज टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में एक निर्णायक भूमिका का निर्वाह कर रही है और टेक्नोलॉजी हमें अवसर दे रही है, तो साथ ही साथ हमारे सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी खड़ा कर रही है। और जिस तरह टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को आसान बनाया है, उसी तरह अपराधियों और तस्करों के लिए भी यह नए रास्ते भी खोल रही है। और अब समुद्री अपराध केवल नाव या केवल जहाज तक सीमित नहीं रह गए। ड्रोन सर्विलेंस, ड्रोन आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ड्रोन सर्विलेंस, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन एप्स और डार्क वेब के जरिए स्मगलिंग नेटवर्क को संचालित करना, यह सब अब एक वास्तविकता बन चुकी है, रियलिटी बन चुकी है। जैसे आप देखिए, पहले स्मगलर्स जो है केवल छोटे जहाजों या नावों का इस्तेमाल करते थे। पहले स्मगलर्स कोस्ट गार्ड के गश्ती जहाज उन्हें आसानी से, स्वाभाविक रूप से उन्हें पकड़ लेते थे। लेकिन अब ये भी देखने को मिलता है स्मगलर जीपीएस स्पूफिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर अपनी रियल टाइम लोकेशन छुपा लेते हैं। हम डाल तो वो पास, ऐसी स्थिति हो गई है। कुछ मामलों में उन्होंने रिमोट कंट्रोल बोट्स का प्रयोग भी शुरू कर दिया है, ताकि खुद सामने आए बिना ही वह उस माल की तस्करी करने में कामयाब हो सके। और इसके अलावा ड्रग्स या हथियारों की तस्करी में भी अब सैटेलाइट फोन्स और इनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग भी होने लगा है, जिससे उनकी पहचान करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसी तरह मैरीटाइम टेररिज्म का खतरा भी टेक्नोलॉजी के कारण पहले से अधिक कहीं बढ़ गया है, या उसको मैं कह सकता हूं कि पहले से कहीं अधिक जटिल हो गया है। आतंकवादी संगठन डिजिटल मैपिंग टूल्स का इस्तेमाल कर सी रूट्स को पहले के कंपैरिजन में अच्छी तरह समझते हैं और रियल टाइम इंटेलिजेंस वह इकट्ठा कर देते हैं। इन सब परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि कोस्ट गार्ड के लिए एक केवल ट्रेडिशनल तरीकों पर निर्भर रहना है यह अब यह पर्याप्त नहीं है। हमें अपराधियों से एक कदम आगे रहना होगा। इसका मतलब है, चाहे वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित सर्वेलेंस सिस्टम हो, या अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो, या रियल टाइम डाटा एनालिटिक टूल्स हो, हमें लगातार अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को बढ़ाते ही रहना होगा।
और साथियों, मुझे देखकर खुशी है कि हमारे कोस्ट गार्ड के अधिकारी और जवान इन चैलेंजेस को केवल पहचान ही नहीं रहे, केवल इन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई ही नहीं किया है, बल्कि प्रोएक्टिव तरीके से इसका समाधान क्या हो सकता है, वह समाधान को भी उन्होंने निकाला है, समाधान को विकसित किया है। और आप लोग सिर्फ नए उपकरण ही नहीं अपना रहे हैं, बल्कि अपने ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस गैदरिंग मेथड्स को भी लगातार अपडेट कर रहे हैं, और यह सिलसिला निरंतर आगे भी चलते रहना चाहिए, यह रुकना नहीं चाहिए। तो मैं मानता हूं कि यही वह स्पिरिट है जो आने वाले समय में भारत को समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में पहले के कंपैरिजन में ज्यादा मजबूत बनाएगी। आगे भी और नए तरीके के भी चैलेंजेस हो सकते हैं, तो उनके लिए भी जो चैलेंजेस आएंगे उनका समाधान बराबर हम लोगों ने निकाला है, भविष्य में भी निकालेंगे। साथियों, समुद्री सुरक्षा को लेकर हमारी मजबूती इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज के दौर में युद्ध और सुरक्षा के स्वरूप तेजी से बदल रहे हैं। कभी यह माना जाता था कि युद्ध 15 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा, महीना भर चलेगा, ज्यादा से ज्यादा इतना ही चलेगा। कभी यह माना जाता था कि युद्ध महीनों तक चलेगा, और फिर यह कहा जाने लगा कि युद्ध दिन प्रतिदिन के हिसाब से लड़े जाएंगे। आज स्थिति यह है कि एक एक घंटा और कभी कभी एक एक सेकंड भी यह अपने में निर्णायक बन जाता है। टेक्नोलॉजी ने सिक्योरिटी के कंसेप्ट को यदि मैं कहूं कि पूरी तरह से बदल दिया है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। सैटेलाइट, सेंसर्स, ड्रोन्स, एआई बेस्ड सर्वेलेंस, इन सब ने युद्ध और रक्षा की पारंपरिक शैली को पूरी तरह से बदल डाला है। ऐसे में हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हम कोस्ट गार्ड को कैसे एक नई टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करें। और मैं जानता हूं आप लोगों ने कुछ किया भी है, और एक रक्षा मंत्री होने के नाते मैं आप सब के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि मित्रों, हमें यह समझना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर अब केवल कल्पना की बात नहीं है, अब यह ग्राउंड रियलिटी भी बन चुकी है। आज कोई भी देश सीधे मिसाइल या हथियार से हमला न करके साइबर अटैक, हैकिंग या इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कि हमारी सुरक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करने की वो अपनी तरफ से कोशिश करता है या कर सकता है। इसलिए इंडियन कोस्ट गार्ड को इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वारफेयर से बचाव के लिए नई ट्रेनिंग और नए इक्विपमेंट के बारे में भी विचार करते रहना चाहिए, और साथ ही हमें ऑटोमेटेड सर्वेलेंस सिस्टम पर और भी जोर देने की आवश्यकता है। समुद्र इतना बड़ा है कि हर जगह ह्यूमन सर्वेलेंस किसी भी सूरत में चाहें भी आप तो संभव नहीं है। इसलिए सैटेलाइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से लैस सर्वेलेंस सिस्टम्स, स्मार्ट राडार्स और ड्रोन्स का नेटवर्क कोस्टल सिक्योरिटी में मैं मानता हूं कि यह बेहद उपयोगी हो सकता है, और इससे हमारे रेस्पॉन्स टाइम में भी कमी आएगी और किसी भी खतरे का समय रहते हमें जानकारी भी मिल जाएगी। साथियों, आज के दौर में इंटेलिजेंस और सर्विलेंस सिस्टम को इतना तेज और एडवांस होना चाहिए कि सेकेंड्स में रेस्पॉन्स दिया जा सके, और इसलिए मैं कहता हूं कि ऑटोमेटेड रेस्पॉन्स सिस्टम अब लग्जरी नहीं बल्कि ये हमारी अब आवश्यकता बन चुकी है। और मुझे जानकर खुशी होती है कि हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए आपके द्वारा कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है। सर्वेलेंस सिस्टम्स, इक्विपमेंट्स और प्लेटफॉर्म्स को हमें लगातार अपग्रेड करते रहना होगा, क्योंकि चैलेंजेस डायनेमिक हैं, स्टैटिक नहीं है। और यह बात मैं केवल कोस्ट गार्ड के लिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। यह पूरे नेशनल सिक्योरिटी और आर्किटेक्चर का हिस्सा होना चाहिए।
और इस चीज को लोग समझ रहे हैं, कर भी रहे हैं इस दिशा में काम। लेकिन खासकर कोस्ट गार्ड की भूमिका इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि हमारे तट न केवल हमारी सुरक्षा बल्कि हमारी इकोनॉमी से भी ये जुड़े हुए हैं। हमारे पोर्ट्स, हमारी शिपिंग लेन्स, हमारा ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ समुद्र के सहारे है। अब आप सोचिए कि अगर कोई साइबर अटैक करके शिपिंग लेन को डिसरप्ट कर दे तो उसका प्रभाव केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि हमारी इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। इसलिए हमें नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी दोनों को एक ही फ्रेमवर्क में देखना होगा। अलग अलग करके इसको नहीं देख सकते। सिक्योरिटी के इन नए फैक्टर से निपटने के लिए कांस्टेंट अपग्रेडेशन पर हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, कोस्ट गार्ड को ट्रेनिंग, इक्विपमेंट और स्ट्रेटजी तीनों स्तर पर लगातार इवॉल्व करते रहना होगा। और इसमें खासकर मैं समझता हूं कि सरकार का जहां तक प्रश्न है, आपने बताया कि जो कुछ भी आपने चाहा है डिफेंस सेक्रेटरी ने आपको दिया है और आगे भी जो भी जरूरत होगी देंगे। क्यों देंगे, उसमें कमी नहीं होगी। लेकिन सरकार के साथ ही आपको भी हमेशा यह देखना होगा कौन सी नई समस्याएं सामने आ सकती हैं और उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए पहले से ही हम सबको मिलकर तैयारी करनी ही होगी। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप एक फॉरवर्ड लुकिंग और फ्यूचरिस्टिक रोड मैप भी अपना तैयार रखें। और ये जो रोड मैप होता है फॉरवर्ड लुकिंग और फ्यूचरिस्टिक, मैं समझता हूं कि समय समय पर हर महीने, 2 महीने, 4 महीने पीछे अपडेट भी करते रहना होता हो। ऐसा रोड मैप जो हमारी कोस्टल सिक्योरिटी को न केवल इफेक्टिव रिस्पांस दे बल्कि इफेक्टिव, रेस्पॉन्सिव और फुल प्रूफ तरीके से वह हमें स्ट्रेंथन भी करे। जहां तक स्टेट ऑफ द आर्ट प्लेटफॉर्म्स की बात है, सरकार ने इस विषय पर लगातार ध्यान दिया है और आज हमारी पॉलिसी बिल्कुल साफ है और हम मशीन पावर और ह्यूमन पावर दोनों पर बराबर ध्यान इस समय दे रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इंडियन कोस्ट गार्ड को वह सारी मॉडर्न कैपेबिलिटी दी जाए जिसकी उसे आवश्यकता है। और मुझे कहते हुए निश्चित रूप से एक संतुष्टि का भाव ये मेरे अंदर आ रहा है कि भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए कोस्ट गार्ड ने इंडिजिनस एसेट्स को बढ़ावा देने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथियों, आज हमारे कोस्ट गार्ड शिप्स और एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग और रिपेयरिंग भारत में ही की जा रही है और ये अपने आप में मैं समझता हूं कि ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है बल्कि एक मेजर अचीवमेंट है, बड़ी उपलब्धि है। कोस्ट गार्ड का लगभग 90% कैपिटल बजट इंडिजिनस एसेट्स के डेवलपमेंट पर खर्च किया जा रहा है, जिसके लिए आप सब बधाई के पास हैं। यानी हमारे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को सीधा प्रोत्साहन इससे मिल रहा है और इससे न केवल कोस्ट गार्ड की ऑपरेशनल क्षमता बढ़ी है बल्कि हमारे शिप बिल्डिंग सेक्टर और संपूर्ण इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा बल मिला है। और ये दिखाता है कि हम तो सुरक्षा ही नहीं बल्कि आर्थिक निर्भरता की दिशा में भी लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात पर आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं और वह है वीमेन एम्पावरमेंट। महिलाओं को हर मंच पर उचित भागीदारी दिलाना यह हमारी सरकार का उद्देश्य है और बराबर प्रधानमंत्री जी का इस पर आग्रह रहता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस विजन को ध्यान में रखते हुए कोस्ट गार्ड ने महिला सशक्तिकरण को भी महत्व दिया है, यह मुझे बताया गया है। और ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज महिला अफसरों को पायलट, ऑब्जर्वर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और लॉजिस्टिक्स ऑफिसर
और लॉ ऑफिसर जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों में नियुक्त किया गया है। यहां पर भी है कि नहीं, लेकिन इसमें कोई नहीं है, यहां कोई नहीं है। इतना ही नहीं, उन्हें हॉवरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है और उन्हें फ्रंट लाइन ऑपरेशंस में एक्टिवली डिप्लॉय भी किया जा रहा है। मुझे यह बताया गया है, यानी आज की महिला केवल सपोर्ट रोल में नहीं बल्कि फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में भी अपनी भूमिका निभा रही है। यह बदलाव केवल कोस्ट गार्ड के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए मैं सोचता हूं कि एक गौरव का विषय है। अंत में बस मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जब हम 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा यही ध्येय होना चाहिए कि भारत को हमें प्रॉस्परस भी बनाना है, समृद्ध भी बनाना है और भारत को हमको सिक्योर भी बनाना है, सुरक्षित भी बनाना है। अगर हमने सीमाओं या तटों की सुरक्षा पर पूरा ध्यान नहीं दिया तो हमारी समृद्धि का यह सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हर दिशा, हर मोर्चे पर हमें अपनी पक्की तैयारी रखनी होगी ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से यह कह सकें कि हमने उन्हें एक सशक्त और सुरक्षित भारत दिया है। साथियों, भारतीय तट रक्षकों का ध्येय वाक्य है वयम रक्षामः, यानी वी प्रोटेक्ट। और यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि मैं समझता हूं यह एक भाव है और भाव के साथ साथ एक प्रतिज्ञा भी है जो हर तट रक्षक के हृदय में बसी हुई है। और यही प्रतिज्ञा हमें 2047 तक भारत को एक विकसित भारत की ओर और आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाएगी। मुझे विश्वास है कि आपके साहस और समर्पण से यह स्वप्न निश्चित रूप से साकार होगा। इसी के साथ मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।